हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू फर्स्ट वीडियो। दोस्तों, ये जो आपके सामने ये जो दिख रहा है RWA टीम की तरफ से दोस्तों, यहाँ पे मैंने SSCGD की कॉम्बो वगैरह जो हिस्ट्री की है, उस GK GS की, उसमें हिस्ट्री चैप्टर चल रहा है, अपना फर्स्ट चैप्टर है। वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ SSCGD की कॉम्बो बुक जो निकल के आई है। SSCGD की मैथ, ये GK GS की बुक है दोस्तों। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कुछ दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी फ्रांसिस जेम्स, जॉन मार्शल, मार्टेड व्हीकल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम इसके जनक हैं। और इसके बारे में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जो आप नीचे भी लिखेगा यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण IAS की स्थापना की, जिसे पहले महादेशक भी बने। दोस्तों, ये पहले महादेशक भी बने। यहाँ पे अपन दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत के पुरातत्व महत्व का परामर्शन स्थल। यहाँ पे जिचांद, बुरहूम, मेहरगढ़, होसांगी। तो यहाँ पे सी होसांगी अपना लिखा हुआ है। और यहाँ पे अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे होसांगी पुरापाषाण काल, होसांगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। और चिरांद, होमबुज, मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन में स्थित है। यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में लिखा है, प्राचीन काल में कम्मा शब्द का संबंध किससे था? क संघारो अधिकार से, भूमिहीन खेत हर मजदूर से, कारीगर से या सुनार से। यहाँ पे अपना डी क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूमिहीन खेती हर मजदूरों से। दोस्तों, यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन से आने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। कम्मर एक तमिल भाषा शब्द है, इसका संबंध भूमिहीन खेतीहरों मजदूरों से है। ये लोग जमींदारों के खेतों में काम करते हैं और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। यहाँ पे हम नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, लोहे को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व समय यूरोप में और औजारों एवं हथियारों के मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। तो मतलब इन लोग के जो औजार होते थे उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? औजार में सर्वप्रथम इन लोगों ने कांसे का प्रयोग किया और कांसे से ही इन लोगों ने लोहे का प्रयोग करना शुरू किया। इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारा नया क्वेश्चन जो अभी निकल के आया था उसका नीचे का क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बारे में लिखा है, कांस्य युग के पतन में लोहे युग का मार्ग प्रशस्त किया गया था। लोहे युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे दोस्तों लोहे का प्रयोग किया जाता था। अब आ चुके हम सिंधु घाटी सभ्यता वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग किया करते थे। तांबे और टिन का प्रयोग किस लिए बनाने के लिए करते थे? मतलब इन लोग का जो तांबे और टिन का जो मिश्रित था वो किसको बनाने के लिए किया जाता था? कांसे को बनाने के लिए। यहाँ पे इसके बारे में नीचे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। यहाँ पे हमारा नया क्वेश्चन निकल के आ चुका है। माइकल थो खालिस्तान का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। शुरुआती इंसानों द्वारा इसमें से किसका प्रयोग किया जाता था? मतलब माइकल थो एक अंग्रेजी नाम है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं छोटे पत्थर के औजार। मतलब छोटे पत्थर के औजार जो होते थे, इनकी तरह से इनसे आदि मानव जो हुआ करते थे वो शिकार किया करते थे। शिकार करना इसी सीखा। ये देखिए, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा।
माइक्रोथोलिक छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मानव मनुष्य द्वारा शिकार के लिए किया जाता था। यहाँ पे हम नए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये मोहनजोदड़ो का नया क्वेश्चन आ चुका है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? फारसी, हिंदी, उर्दू, सिंधी। मतलब मोहनजोदड़ो का जो अर्थ था वो भाषा मोदो का टीला था। मोदो का टीला तो था, लेकिन मोदो का टीला किस भाषा में कहा जाता था? सिंधी भाषा में कहा जाता था। ठीक है गाइस, यहाँ पे अगली क्वेश्चन यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का अर्थ मेंढकों का टीला था। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लनकारा जिले के सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी दाई लिपि की ओर से लिखी जाती थी? मतलब दाई ओर से लिखकर बाईं ओर को जाती थी। कौन सी भाषा थी? खरोष्ठी भाषा। गाइस, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। लिपि को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स फ्रांसिस को जाता है। यहाँ पे हम नए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नया क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगण्य वजन के लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आ चुके हैं हम नए क्वेश्चन। इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। सिंधु घाटी या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता दो नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो दो स्थान में बटी हुई थी, लेकिन ये सारा स्थान मोहनजोदड़ो का ही था। ऐसा था। अब आ चुके हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है किस स्थान के हड़प्पा कालीन रथ में एक प्रतिमा प्राप्त हुई? मतलब हड़प्पा कालीन का कौन सा स्थान है जहाँ पर एक रथ की प्रतिमा मिली? लोथल, वनावली, कालीबंगा, दैमाबाद में हड़प्पा कालीन में रथ की प्रतिमा मिली। और यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र, हड़प्पा कालीन महाराष्ट्र में है। हड़प्पा कालीन सभ्यता दक्षिणतम स्थल है जहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई। अब यहाँ पे हम नए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नया क्वेश्चन लिखा है ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता? अस्किनी, विपाशा, विस्तृता, पुरुषणी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम नए क्वेश्चन की इससे पहले थोड़े और नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नदियों के बारे में अस्किनी नदी को क्या कहा जाता था? चनाब नदी कहा जाता था। यहाँ पे विपास नदी को क्या कहा जाता था? व्यास नदी कहा जाता था। विस्तृता नदी को क्या कहा जाता था? झेलम नदी कहा जाता था। सरायना नदी को कहा जाता था गंडक नदी। और गोमती नदी को कहा जाता था गोमल नदी। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? ईश्वर एवं इसके अवतार, ईश्वर की चमत्कार कथा, सदाचार एवं जीवन पद्धति, दर्शन एवं ज्ञान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उपनिषद दर्शन का आधार पुस्तकें हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। मतलब उपनिषद जो था उसे वेदांत भी कहा जाता था। उपनिषदों की कुल संख्या 1108 थी। गाइस, यहाँ पे उपनिषदों की संख्या 108 थी। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ कल।